देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन में देश भर में बिहार पहले नंबर पर पहुंच गया है। वैक्सीनेशन में राजस्थान से भी आगे बिहार निकल गया है। 22 मई को बिहार देश भर में दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब राजस्थान दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। राज्य में अब तक 18 से 44 साल के 14,83,081 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि राजस्थान में 14,57,619 लोगों का वैक्सीनेशन मंगलवार तक हुआ है। देश भर में 1,28,74,546 लोगों का वैक्सीनेशन अब तक शुरू हुआ है। बता दें कि बिहार में 9 मई से 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। उसके बाद से लगातार वैक्सीनेशन में तेजी आई है। इस तरह से बिहार देश में सबसे ऊपर पहुंच गया है। राज्य में वैक्सीनेशन मंगलवार को 1 करोड़ को पार कर गया। मंगलवार को 1,02,544 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। वहीं रजिस्ट्रेशन कराइए, वैक्सीन लीजिए। अभी आया है, लेकिन अभी बिहार सरकार का आदेश नहीं हुआ है। जिस दिन आदेश आ जाएगा उस दिन से यहाँ भी शुरू हो जाएगा। तो कब तक आने की उम्मीद है? ये तो फिक्स नहीं है। अभी क्या कुछ परेशानियाँ लोगों के साथ हो रही है? अभी स्लॉट बुकिंग में परेशानियाँ हो रही है। बाद में तो किसी चीज़ में किस तरह की परेशानी है? स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है सभी लोगों से। बहुत लोग प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोगों को स्लॉट बुक नहीं हो पाता है। शेष लोग असफल हो जा रहे हैं। तो आगे सरकार का ये प्रयास है कि जब ऑफलाइन स्लॉट बुकिंग होगा तो सारे लोगों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अपना परिचय दे दें। मैं यहाँ हेल्प डेस्क पे, मेरा नाम लालबाबू यादव, हेल्प डेस्क पे कार्य कर रहा हूँ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अब बिहार जो है वो वैक्सीनेशन में देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 18 से 44 साल के जो एज ग्रुप है वो सबसे बड़ी तादाद है बिहार के अंदर ही, बल्कि पूरे देश में इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि 18 से लेकर 44 तक वर्ष के लोगों के बीच में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए और काफी तेजी से चलाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस प्रोग्राम को, इस ड्राइव को चलाने में आ रही है कि 45 साल से एबव के या फ्रंटलाइन वर्कर हो या हेल्थ केयर वर्कर हो, इनके लिए तो वैक्सीन उपलब्ध है, क्योंकि वो वैक्सीन सीधा केंद्र सरकार भेज रही है और उसमें एक तरह से कहा जाए बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। बिहार में जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लिया, उसमें बड़ी संख्या हेल्थ केयर वर्कर्स की है, फ्रंटलाइन वर्कर्स की है और 45 प्लस के लोगों की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिहार 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर चुका है। लेकिन 18 से 44 के बीच में लगभग 14,80,000 के करीब बिहार में वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि वो कोविशील्ड की वैक्सीनेशन हो रही है और राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रबंधन कर रही है उसके लिए, इसलिए उसकी स्पीड काफी कम है। हालांकि जो आंकड़े बता रहे हैं कि उसमें बिहार में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। 9 मई से वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, 1 मई से शुरू होना था, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण शुरू नहीं हो पाया। तो 9 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है और आज 26 तारीख है, यानी लगभग 16-17 दिन में बिहार ने 14 लाख से ज्यादा वैक्सीन दिया है 18 से 44 साल के एज ग्रुप के बीच में, जो कि काफी अच्छा है। लेकिन जो बिहार के पास क्षमताएं है वैक्सीनेशन करने की, लोगों को वैक्सीन देने की, या बिहार में जो डिमांड्स है, आप अगर कोविन के साइट पे जाके अपना स्लॉट बुक करने की कोशिश करते हैं, तो मैं पिछले 5-6 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ और बुक नहीं हो पा रहा है। आज भी बिहार के अंदर, खास करके पटना में 18 से 44 साल के बीच का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो रुका हुआ है, क्योंकि वैक्सीन की कमी है। कल 2.5 लाख कोविशील्ड पुणे से पहुंची थी और करीब 50,000 कोवैक्सीन हैदराबाद से पटना पहुंची थी, लेकिन वो 44-45 से ऊपर के, यानी 45 से ऊपर के लोगों को, आयु वर्ग के लोगों के लिए था। तो ऐसे में 18 से 44 के लोगों के लिए वैक्सीन की काफी किल्लत है और इस किल्लत के बीच में बिहार ने सबसे ज्यादा टीकाकरण किया है। तो एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। लेकिन जो बिहार में आबादी है 18 से 44 के बीच में, वो काफी बड़ी आबादी और उस आबादी का अनुपात देखा जाए तो 30-40% है, यानी करीब वो 4 से करोड़ करीब होंगे। ऐसे में 14 लाख काफी कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो राज्य सरकार को जितनी वैक्सीन उपलब्ध हुई है, राज्य सरकार अपने स्तर से भी कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार भी उनको वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है,
तो राज्य सरकार की कोशिश है कि जितनी जल्दी जितनी वैक्सीन मिल सके 18 से 44 साल के लोगों को बीच में भी तेजी से लगाया जाए। वहीं जो 44 साल से ऊपर के 45 साल से ऊपर के लोग हैं उसमें सेकेंड डोज के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि फर्स्ट डोज बड़ी संख्या में लगे हैं लेकिन सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या काफी कम है। तो ऐसे में जब सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या कम है, सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है कि वो आगे सेकेंड डोज लें। लेकिन इसमें एक तकनीकी पहलू है कि जो कोविशील्ड के लिए मिनिमम 84 दिन का गैप रख दिया गया है, उससे भी कहीं ना कहीं सेकेंड डोज से अंतर पड़ रहा है। तो बिहार में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में काफी क्षमताएं हैं, बिहार के पास वैक्सीन देने के लिए काफी सुविधाएं ढांचा बना लिया गया है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत है। इसके बावजूद बिहार ने 14 लाख से ऊपर 14,80,000 करीब वैक्सीन दे दी है कोविशील्ड की अपने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के। एक अच्छी बात है, अगर वैक्सीन उपलब्ध होगी तो और बेहतर परफॉर्मेंस हो पाएगा। जी शशांक जी, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ी से अंजाम दिया जा रहा है बिहार में, और आपने बताया कि वैक्सीन की किल्लत भी है, तो इस वैक्सीन की किल्लत को किस तरीके से दूर किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, तो उस लिहाज से क्या वैक्सीन की जो पर्याप्त मात्रा उनके पास उपलब्ध है, या फिर अगर उपलब्ध नहीं है तो इस चीज़ को कैसे उसकी आपूर्ति की जा रही है, इसका क्या प्रक्रिया है? देखिए नियाज, बहुत स्पष्ट है कि सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी, उसमें पहले फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, उसके बाद 60 साल तक के लोग, उसके बाद 45 से एबव। इसके लिए वैक्सीन की कमी नहीं है, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराती है और इसमें बड़ी संख्या में पूरे देश में वैक्सीनेशन चलाया भी जाता है। जो 18 से 44 साल के लोग हैं, इनको बड़ी संख्या में वैक्सीन की जरूरत थी। देखिए, जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे देश में शुरू हुआ, उस समय वैक्सीन निर्माता कंपनी है कोविशील्ड, उसने बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाकर स्टॉक करके रखा हुआ था। उस स्टॉक का इस्तेमाल करके पहले जो 2-3 महीने उसमें बहुत तेजी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे देश में चला और बिहार में भी चला। लेकिन अभी की जो स्थिति है, कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग करनी है और मैन्युफैक्चरिंग की एक सीमा होती है। देश की आबादी बहुत बड़ी है, तो 34 करोड़ के करीब आबादी, जिसमें 100 करोड़ से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन किया जाना, अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में ये बहुत बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान अभी चल रहा है। ऐसे में वैक्सीन की आपूर्ति जो है एक बहुत चैलेंजिंग विषय है। देखिए, जो कोविशील्ड जो कंपनी बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, ये दोनों कंपनियों की टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके पास है और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इनकी जो शर्तें हैं अपने रिसर्च विंग के साथ, जहां पर रिसर्च हुआ है, जो उसके मेन ओनर हैं, उसमें से कुछ वैक्सीन उनको बाहर भी देनी होती है। ऐसे में भारत के लिए जो वैक्सीन की सप्लाई है वो लिमिटेड है और उस वैक्सीन बनाने की क्षमता भी एक सीमा तक ही की जा सकती है। ऐसे में वैक्सीन बनाने की जो रफ्तार है, उस रफ्तार के अनुसार से राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि कोवैक्सीन जो है, जो भारत बायोटेक बना रही है, वो भारत की इंडिजीनियस है, उसकी रिसर्च भी भारत की है। उसको सरकार ने डिसेंट्रलाइज किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने में भी 2-3 महीने समय लग जाता है। देखिए, अभी तक पूरी तरह से हम अपनी पुरानी व्यवस्था पर निर्भर है। अभी बिहार में और भारत में बड़े पैमाने पे स्पुतनिक नहीं आ पाई है, तो अभी हमारे पास 2 ही वैक्सीन है जो काम कर रही है। ऐसे में वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जितनी भी बिहार को वैक्सीन मिल रही है, बिहार बहुत तेजी से लगा देता है और वैक्सीन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। एक अच्छा विषय है कि बिहार के पास क्षमता है 1-2 महीने में पूरी दुनिया से वैक्सीन आने लगी। स्पुतनिक बड़ी पैमाने पर स्पुतनिक का भी प्रोडक्शन होने लगेगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगेगा। इसको डिसेंट्रलाइज किया गया है, कई और कंपनियों को उसका जो तकनीक है वो दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 महीनों में अपनी क्षमता बिहार ने बहुत बढ़ा ली है। बिहार के पास वैक्सीनेशन करने की बहुत क्षमता हो गई है। जितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी, बिहार बहुत तेजी से वैक्सीनेशन कर पाएगा। और सबसे खुशी की बात और महत्वपूर्ण बात लिहाज ये है कि लोग ईगर है वैक्सीन लेने के लिए, लोगों की रुचि है, क्योंकि अब जब भी कोविन साइट पे हम लोग जा रहे हैं, आपको स्लॉट नहीं बुक हो पा रहा है। यानी बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं जो स्लॉट बुक करने के लिए। सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, 18 से 44 साल के लोग, और लॉट करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब वैक्सीन की उपलब्धता हो जाएगी तो सरकार ऑफलाइन करने की बात भी कर रही है। यानी आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं बिना स्लॉट बुक कराए हुए और वहां नंबर लगाकर आप वैक्सीन लें। तो देखिए, वैक्सीन की जैसे उपलब्धता होती जाएगी, वैक्सीन तेजी से लगेगा। अभी वैक्सीन की किल्लत है, न सिर्फ पूरे देश में किल्लत है, क्योंकि देश की आबादी भी बहुत बड़ी है और संसाधन या कहा जाए मैन्युफैक्चरिंग जो लिमिट है वो भी सीमित होती है।
जी बिल्कुल, संसाधन लिमिटेड है और संसाधन को जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरी तरीके से अंजाम दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। वहीं कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के विभिन्न राज्यों में इस वक्त बीमारी से लड़ने के साथ साथ पक्ष और विपक्ष की सियासी जंग भी चल रही है। कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। हर पार्टी हालात के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधने पर आमादा है। इस बीच ताजा विवाद छिड़ गया है झारखंड में, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक फैसले पर पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में शुरू हुई निशुल्क कफन योजना। निशुल्क कफन योजना पर भड़की भाजपा। मुफ्त दवा वैक्सीन की जगह कफन बांटना अफसोसजनक। सीएम से फैसला वापस लेने की मांग। कोरोना काल में देशवासियों का खौफ 7वें आसमान पर है। हर कोई इस महामारी से जूझ रहा है और हताश है। केंद्र और राज्यों की सरकारें इस बुरे वक्त में तरह तरह की योजनाओं से लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं। इस बीच झारखंड से जो जानकारी सामने आई है उसे जानकर आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि सरकार के इस कदम पर वाहवाही करें, अफसोस जताएं या कहें लानत है। झारखंड सरकार ने कोरोना से मरने वाले मरीजों को मुफ्त में कफन बांटने वाली योजना बनाई है। जी हाँ, वैसे तो ये वाकई अजीब और गरीब बात है कि कहां तक सरकार लोगों को बचाने के लिए जतन करे और योजना बनाए। यहाँ उल्टे वो लोगों के मरने के बाद की प्लानिंग में जुटी हुई है और वो भी मुफ्त में कफन बांटने की योजना। स्थिति पर आएंगे। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है। बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है। मैं और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। इस योजना के बारे में सुनकर हर कोई एक बार ये सोचने पर विवश हो जाएगा कि सरकार लोगों के दर्द पर मरहम लगा रही है या जले पर नमक छिड़क रही है। खैर, हेमंत सोरेन के इस फैसले पर बखेड़ा तो खड़ा होना ही था। झारखंड में विपक्षी पार्टी भाजपा के पास ये एक बेहतर मौका था जिसके जरिए वो हेमंत सरकार को सियासी अखाड़े में घेर सके। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा कि जब दवाइयां मुफ्त में बांटनी चाहिए, अस्पताल के बेड मुफ्त में मिलने चाहिए, वहां पर मुख्यमंत्री कफन मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं। दवाई और दुआओं की बात तो छोड़ दीजिए, अब सरकार खुद कफन बांटने पे आई है, जो मुझे लगता है कि संभवतः इतिहास में पहला मौका है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घोषणा का तीव्र निंदा करती है। माननीय मुख्यमंत्री पहले ये सार्वजनिक करें, आज जो सरकार रोना रो रही है टीकाकरण को लेकर कि अगले 3 दिनों में टीकाकरण बंद हो जाएगा, टीके की स्टॉक नहीं है राज्य में, तो सार्वजनिक करें कि अब तक 45 प्लस के जो टीकाकरण हुए हैं उसमें कितने लोगों को सरकार ने वैक्सीनेट कराया है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में व्याप्त कोरोना की दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार के पास कार्य योजनाओं का अभाव स्पष्ट झलक रहा है। लेकिन सरकार के जिम्मेदार मंत्री वर्तमान परिस्थिति को राजनीतिक अखाड़ा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब आम जनता को दवा मुफ्त में देने के फैसले होने चाहिए, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मुफ्त में देने की बात होनी चाहिए, वहां पर जब कफन मुफ्त देने की बात होने लगे, यूं कहें कि कफन की कमी न होगी, ऐसे फैसले आने लगे तो ऐसे बयानों पर सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे फैसले से जनता भी कहीं न कहीं आहत होती है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस फैसले पर किस तरह से बचाव करती है। वीआईपी न्यूज डेस्क।
वहीं कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे थम रही है। मंगलवार को झारखंड में कोरोना के 1247 नए मरीज मिले, पर बड़ी राहत यह रही कि कोरोना से जंग जीतने वाले संख्या इससे दोगुनी से अधिक रही। राज्य में 3155 मरीज स्वस्थ हुए। 25 मई को सबसे ज्यादा 237 नए मरीज रांची में ही मिले। रांची के अलावा सिर्फ पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में 100 से ज्यादा संक्रमित मिले। अन्य जिले में संख्या कम रही। वहीं स्वस्थ होने वालों में रांची में से 484, पूर्वी सिंहभूम से 367, रामगढ़ में 305, हजारीबाग में 256, धनबाद में 221, बोकारो में 225 समेत बाकी जिलों के मरीज शामिल हैं। राज्य में लंबे समय के बाद सबसे कम 20 मौतें हुई हैं। इसमें 4 पूर्वी सिंहभूम और 3 रांची के मरीज भी शामिल हैं। तो झारखंड से राहत भरी खबर आ रही है। धीरे धीरे कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे थम रही है। मंगलवार को झारखंड में कोरोना के 1247 नए मरीज मिले हैं, पर बड़ी राहत यह रही है कि कोरोना से जंग जीतने वाले संख्या इससे दोगुनी से भी अधिक रही है। आपको बता दें कि राज्य में 3155 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 25 मई को सबसे ज्यादा 237 नए मरीज रांची में ही मिले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब कोरोना संक्रमण के मामले में झारखंड से राहत भरी खबर आ रही है, कुंदन जी। देखिए नीरज, अगर पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों की बात करें तो एक सप्ताह में आंकड़ों ने ही यह साबित कर दिया है कि कोरोना संक्रमण अब धीरे धीरे नियंत्रण की स्थिति में पहुंचता जा रहा है। अगर हम 21 तारीख से आंकड़ों पर गौर करें तो 21 तारीख को कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2151 थी। 22 को इससे कम हुआ, 2037 संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए। 23 तारीख को 1345, 24 तारीख को 1394 और 25 तारीख को 1247 संक्रमित मरीज पूरे झारखंड से निकल कर आए। आंकड़े गिरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजधानी रांची की बात हमने कही तो राजधानी रांची में 21 तारीख को 257 मरीज संक्रमित निकल कर आए थे। 22 तारीख को 210, 23 तारीख को 159, 24 को 199 और 25 को 257 संक्रमित मरीज निकल कर आए हैं। साथ ही अगर हम इन बातों को देखें कि कितने संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं तो 21 मई को 4117 मरीज स्वस्थ होकर घर को लौटे थे। 22 तारीख को 3929, 23 तारीख को 4375, 24 तारीख को 3291 और 25 तारीख को 3155 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं। तो मरीजों के आंकड़े जो स्वस्थ होकर घरों को लौट रहे हैं वह एक तरीके से कहने की इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। दूसरी तरफ अगर हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं, राष्ट्रीय औसत, तो 21 तारीख को राष्ट्रीय औसत 87.20% था। झारखंड ने उस दिन 91.05% रिकवरी रेट में सफलता हासिल की थी। यह आंकड़ा बढ़कर आज की तारीख में जहां राष्ट्रीय औसत 89.30% हो गया है, झारखंड का औसत 93.23% पहुंच चुका है। तो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा हमने रिकवरी रेट हासिल कर ली है। अब अगर कहीं चिंता की विषय है तो वह है मॉर्टेलिटी रेट या कह ले मृत्यु दर। जहां राष्ट्रीय औसत 1.10% के आसपास है, वहीं हमारे झारखंड का औसत लगभग 1.5% तक पहुंच चुका है। तो यह एक आंकड़ा है जो थोड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बाकी आंकड़ों के ग्राफ में यह चीज स्पष्ट है। मिनी लॉकडाउन, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, आप चाहे जिस नाम से भी इसको बुला लीजिए, इन तमाम ने अब कोरोना संक्रमण पर एक तरीके से लगाम लगा दिया है। अब देखना यह है कि यह आंकड़े कितनी जल्दी और कम हो पाते हैं। नियाज जी बिल्कुल कुंदन जी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के रफ्तार में धीरे धीरे ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह है कि विपक्ष जो है वह सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है। उनका यह कहना है कि जांच की कमी की वजह से ही कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। उनका यह कहना है कि जांच ही कम किए जा रहे हैं।
देखिए, चाहे टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये तीन जो मूल हथियार हैं, कह सकते हैं कोरोना ट्रीटमेंट के। तो इस मूल हथियार में अब जहां एक आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना संक्रमण अब शहरों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुका है, तो राज्य सरकार ने उसकी भी माकूल व्यवस्था कर ली है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर पंचायत स्तर पर आंगनबाड़ी और तमाम जितनी जो महिला सेविकाएं होती हैं, उनको हर घर जाकर टेस्टिंग करने की बात कही जा रही है। और हर प्रखंड स्तर पर एक अस्पताल काम करने की शुरुआत हो चुकी है। तो अब टेस्टिंग को बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ाने की बात है, और खास करके ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि शहरी इलाकों में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण पाने के बाद अब ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की जो खबरें आ रही थी, उस पर नियंत्रण पाना काफी आवश्यक महसूस हो रहा था। और विपक्ष की जहां तक बात है नियाज, तो कहा यही जा सकता है कि आपदा में अवसर सब कोई तलाश रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यह स्लोगन दिया है कि आपदा में अवसर तलाशिए। तो क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सब लोग इस आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। बाकी कुछ आप कह सकते हैं काला बाजारी करने वाले दलाल, हर लोग इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है। अब पक्ष और विपक्ष राजनीति के दो पहिए हैं, इन दोनों पहियों का बराबर और मजबूत होना निहायत ही जरूरी है। अब देखिए इसमें किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की गाड़ी आगे बढ़ती है। नियाज जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे थम रही है। मंगलवार को झारखंड में कोरोना के 1247 नए मरीज मिले, पर बड़ी राहत यह रही कि कोरोना से जंग जीतने वाले संख्या इससे दोगुनी रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।